सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। आज सारे मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर जश्न ईद उल मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। बड़े जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। हर तरफ जश्न है, बहुत मिलादें हो रही हैं, माशाल्लाह से रौनक है। और आज का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन है। पाकिस्तान में भी बहुत तकरीब हो रही हैं। हर शहर के अंदर मजालिस हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। वहीं सीरत कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हमारे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इमरान ख़ान साहब ने ख़िताब फरमाया है। वो कहते हैं कि मदीने की रियासत बनाने के लिए की तरफ हुकूमत काम कर रही है। क्या उन्होंने कहा और हमें कितना वक्त लगेगा मदीने की रियासत के क़याम में, पाकिस्तान में कितना वक्त लगेगा, आज उन्होंने क्या फरमाया, मैं आपको सुनवाता हूँ। उसके बाद हम इस मौजू से आगाज़ करेंगे और फिर दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने आज क्या कहा? कॉन्सेप्ट इमरान ख़ान साहब बता रहे हैं कि मदीने की रियासत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर मदीने की रियासत पाकिस्तान में कायम ना हो सके, लेकिन हम उस जानिब बढ़ रहे हैं और बड़े चैलेंजेस हैं, माफियाज़ का मुकाबला करना है। मामला यह है कि मदीने की रियासत के क़याम के सिलसिले में क्या हम हुकूमत को ये देख रहे हैं कि वो अपोजिशन को साथ लेके चल रही है, लोगों की बात सुन रही है, निचले तबके को ऊपर लाने की जो बातें इमरान खान करते थे उसके ऊपर काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, NRO नहीं दूंगा, NRO दे तो नहीं दिया है, NRO मियाँ साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं बाहर, फिर कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब को भी अस्पताल में लाया जाएगा, ये फिर क्या है? और फिर इमरान खान साहब का ये जुमला शायद काबिल गिरफ्त है, काबिल एतराज़ है कि मेरे पैसे थोड़ी चोरी किए हैं, कौम के पैसे चोरी किए हैं। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पैसे चोरी नहीं किए, आप वज़ीर आज़म हैं, कौम के पैसे चोरी किए हैं, तो आप ही के तो पैसे चोरी किए हैं। आपने ही तो रखवाली करनी थी, आपने ही तो रखवाली करनी है, आपने ही तो बचाने हैं। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं मेरे साथ JUIF के बहुत सीनियर रहनुमा कारी मोहम्मद उस्मान साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं और जो धरना है उस मकाम से मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और माहिर माशियात, बहुत एक्सपर्ट हैं और जब भी गुफ्तगू करते हैं सलूशन के साथ आते हैं। मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुफ्तगू आगाज़ कारी साहब से करता हूँ। कारी मोहम्मद उस्मान साहब, मदीने की रियासत बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब, कोशिशें कर रहे हैं, माफिया से मुकाबला है, आप रुकावट डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये नाजायज़ हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये नए इलेक्शंस करवाएं। आप मदीने की रियासत बनने क्यों नहीं दे रहे? उस तरफ जो इमरान खान साहब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। अजीब बात यह है कि अभी आपने सुनाया, मैंने भी सुना और पूरी कौम ने आज सुना होगा और सुन के थक गई है कौम। वो फरमा रहे हैं कि हम मदीने की रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो मदीने की रियासत का आगाज़ करें और अपने घर से करें, अपने आप से करें, अपने बच्चों से करें। जब वो मदीने की रियासत कायम करने का ऐलान कर दें, मदीने की रियासत का जब ऐलान कर दें और वो रियासत जो साबित है और जो असल मदीने की रियासत है थी और है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अब उनकी ये बात कहना कि हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों में हम न पहुंच सकें, तो इसका मकसद ये कि उनके कौल व फ़ेल में तज़ाद था, है और रहेगा। वो कभी भी मदीने की रियासत नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। मदीने की रियासत के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि जो इंसान, जो हुक्मरान ये कहना चाहता है वो उसका आगाज़ करे। तो अभी तक तो कोई कहीं दूरबीनों में नज़र नहीं आ रही है। अभी तक तो उन्होंने अपने आप को उस हद तक नहीं लाए हैं। अब घर को उन्होंने नहीं बनाया है, फिर अपने बच्चों को नहीं बनाया है। फिर अगर वो हुक्मरान की हैसियत से ये ऐलान करते फिर रहे हैं, तो कल जाकर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो रास्ता खोला है, करतारपुर का जो रास्ता खोला है, और आज आपने देखा प्रेस भरा पड़ा है कि उसमें मोदी सरकार ने, ख़ुद मोदी साहब ने जो इनका खैर मुक़दम किया है, जो इनका शुक्रिया अदा किया है। एक तरफ तो कश्मीरी बेचारे 3 महीने हो रहे हैं कि वो मर रहे हैं, उन पे सब कुछ बंद किया हुआ है और अरसा हयात तंग किया हुआ है और उनका जो हक़ था वो छीन लिया गया है। वो हैसियत उनकी जो थी वो ख़त्म कर दी गई है।
और दूसरी तरफ ये जाके वहाँ पे करतारपुर की सरहद जब इन्होंने खोली है, रास्ता खोला है, उसमें मोदी उनको खुशामदीद कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये क्या क्या तजादात का मजमूआ है? ये है मदीना की रियासत। हम तो इसलिए कहते हैं मदीना की रियासत के अंदर अक़लियतों के ऊपर तो बहुत पाबंदी करनी है। मदीने की रियासत में अक़लियतों को वो हकूक़ देने हैं। इमरान खान साहब ने तो हकूक़ दिए हैं और एक रास्ता खोला है, तो ये आप समझते ठीक नहीं किया? देखें, मदीने की रियासत में अक़लियतों के हुकूक की बात हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस हवाले से ज़रा ये आगे ले जाऊं। 1975 की बात है, आगा शोरश काश्मीरी साहब ने अपनी किताब आजमी इसराइल में लिखा है, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि एक वक्त आएगा और करतारपुर की रियासत खोली जाएगी, जिस पे आलमी दबाव है, आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं कि ये खोला जाए रास्ता। और जब वो वहाँ रियासत कायम होगी तो उस रियासत में के दो किरदार होंगे, एक कादियानी होगा और दूसरा किरदार सिख होंगे। जहाँ तक बात है सिख बरादरी के हुकूक की, तो वो तो मैं आपसे कहूँ कि मेरी पार्टी में आज भी हमारे एक MP है वो सिख है। बात ये नहीं है। अच्छा। असल जो बुनियादी एतराज़ हमारा है वो ये है कि इस आप देखेंगे, ये तारीख साबित करेगी, वक्त साबित करेगा। एक अमल सन 47 से लेकर आज तक नहीं हुआ। आज ये वक्त का जो इंतखाब किया गया, ये क्यों किया गया, इस दौर में यह अमल क्यों कराया गया, किसने कराया, किस मकसद के लिए कराया गया? सारी दुनिया तारीफ कर रही है, उनका मोहब्बत का पैगाम इमरान खान साहब ने पहुंचाया। सारी दुनिया में तारीफें हो रही हैं, हर तरफ जो है वो अमेरिका तारीफें कर रहा है, यूरोप तारीफें कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन तारीफें कर रही हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया है। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मीर मोहम्मद अली से मेरे साथ मौजूद है। मीर साहब, होता ये दुनिया के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी गई, आपने तो सारी दुनिया के अंदर रहे भी हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, अभी भी आप सफ़र कर रहे थे। यूरोप के अंदर इतनी ख़तरनाक लड़ाइयाँ हुई, इतनी जंगें हुई, जिनके दरमियान हुई, अब उन्होंने बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए हैं, वीज़े ख़त्म कर दिए हैं, सब लोग आसानी से आ जा सकते हैं, तिजारत हो रही है, सकाफ़त हो रही है, तालीम हो रही है, हर चीज़ जो है वो अपने हदूद के अंदर, अपने मज़ाहिब, अपने कौमी शनाख्त के तहत तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप करतारपुर राहदारी का जो इफ्तिताह है कल, उसको किस तरह देखते हो और पाकिस्तानी मईशत के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से आपका क्या विजन है? देखें, करतारपुर की जो कल राहदारी खुली है, मेरी नज़र में तो ये एक बेहतरीन काम है। हमारे ऊपर इल्ज़ामात सदियों से लगे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, हालांकि हम खुद टेररिज्म के शिकार रहे हैं। 70,000 शहादतें हमने दी हैं पाकिस्तानियों ने। मईशत परसेप्शन से भी ऊपर उठती है, सिर्फ फैक्ट से ऊपर नहीं उठती है। जब आपका वर्ल्ड में परसेप्शन अच्छा होगा कि हम टॉलरेंट मुल्क हैं, हम अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो आपके पास लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी बात सिंपल सी है, देखिए मौलाना साहब कुछ कह रहे थे, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर रियासत मदीना में क्या किसी को कंटेनर पे खड़े हो के यहूदी का एजेंट कहना ये रियासत मदीना है? क्या आप कलमा गो को यहूदी का एजेंट कह रहे हैं? क्या ये रियासत मदीना है? रियासत मदीना हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ना। उन पार्टियों के साथ खड़े हो रहे हैं जिनको पहले गालियां देते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े होकर उनकी हिमायत मांग रहे हैं। क्या ये रियासत मदीना है? मेरी नज़र में तो ये मुनाफिकत है। मेरी कोई ताल्लुक़ नहीं है PTI से, मगर सच को सच कहना सच है, ये हमारा हुक्म है और आज के दिन तो खुसूसन हमें सच को सच कहना है। देखिए, हम पाकिस्तान में लड़ के मर चुके हैं। हम रियासती इदारों से लड़ते हैं, हम एक सियासी पार्टियों से लड़ते हैं, हम अक़लियतों से लड़ते हैं, हम आपस में लड़ते हैं और फिर हम कहते हैं कि मईशत अच्छी हो जाए। जब मईशत अच्छी होने लगती है तो उसको आप अगर अपोज करना है तो फैक्ट्स के साथ करें। करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो रहा है, हमारा करेंसी डिवैल्यूएट होकर स्टेबल हो गई है, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, हमारी स्टॉक मार्केट रिबाउंड पे आ रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स 12% से 12% बढ़े हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। हाँ,
माइक्रो लेवल के ऊपर टमाटर की प्राइस बढ़ गई है, अदरक की प्राइस बढ़ गई है, दूसरे खुर्दोनोश की अशिया की प्राइसेस बेइंतहा बढ़ी हैं। यहाँ पर मैं हुकूमत को ब्लेम करता हूँ क्योंकि ये जो अशिया खुर्दोनोश हैं ये इम्पोर्टेड नहीं है, टमाटर यहीं पे उगता है। अगर हमारा डॉलर 40% पाकिस्तानी। साहब मैं आपको रोकता हूँ और कारी साहब से भी चाहता हूँ तवज्जो से पैकेज देखें। एक आम पाकिस्तानी जो दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान चला रहा है कराची में, वो कितना मुश्किल में है, उसको कितना किराया देना पड़ रहा है, वो अपना घर किस तरह से चलाए, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई और उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। ये पैकेज देखें, उसके बाद हम टमाटर पे, अदरक पे और लोगों की ज़िंदगी जिस तरह से जीरन हुई हुई है सिस्टम के अंदर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पैकेज। मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मैं 18 साल से ये दुकान कर रहा हूँ। ये दुकान हार्डवेयर की दुकान है मेरा। इस शॉप पे मैं 18 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे, जिसमें आजकल जो कारोबार का मामला चल रहा है बहुत ठप हो चुका है। तो अभी बड़ा मुश्किल से हम अपना घर का किराया और दुकान का किराया नहीं दे सकता, तो बच्चों को तालीम कहाँ से दें। मेरा 17,000 रुपये खाली घर का किराया। राशन मेरा कम से कम 11,000-12,000 का मेरा राशन आता है। बिजली का बिल 3,500-4,000 बिजली का बिल आ रहा है, 1,000-1,200 रुपये गैस का बिल आ रहा है। इसी तरह दुकान का तकरीबन 2,800-3,000 रुपये दुकान का बिल आ रहा है। 14,000-13,000 रुपये 13,000 मेरा दुकान का किराया है। तो मैं कहाँ से पूरा करूँ। मेरे वालिद साहब है बड़े उम्र के और वालदा है, मेरे छोटे बहनें हैं साथ। तो इस सबको इसका आजकल जो ये इस दौर में इसका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। काम रोज़गार ही नहीं। मेरे को दुकान पे 7-8 प्लम्बर बैठे हुए जो बेचारे, जिसका बिल्कुल उसका चूल्हा यहाँ से जलता है, वो बेचारे पूरा दिन ऐसे के वैसे घूमता रहता है। कोई उसका भी बच्चे 40,000 रुपये मैं महीना कमाता हूँ। 42 से 45,000 मेरा खर्चा है। मेरा पास जो जमा पूंजी दुकान का। अब्दुल सलाम 18 साल से दुकान पे काम कर रहा है, दुकान चलाता है, किराया, बिजली का बिल, राशन, स्कूल, बच्चों की तालीम, वालिदैन की सेहत के मामला, बहनें हैं उनकी शादियों के मामला। इकॉनमी इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है कि दुकान नहीं चल रही, वो बहुत मजबूरन है अपनी ज़िंदगी चलाने में। ये इकॉनमी जो रुकी है, मैं मीर साहब चाहूँगा कि वो जो आप बात कर रहे थे टमाटर की, अदरक की, जो पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में पैदा होता है, डिमांड सप्लाई का इशू है, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, और वो एक चीज़ 350 रुपये किलो टमाटर हो गया, अदरक 300 रुपये किलो कराची के अंदर मिल रही है। ज़ाहिर है सारे पाकिस्तान में 10-20 रुपये ऊपर नीचे होगी। ये मैनेजमेंट जो है, छोटी सी मैनेजमेंट कैसे होगी? ये एक आम आदमी अब्दुल सलाम जो दुकान चला रहा है इतना मजबूर नजर आया है। पिछले हफ्ते, चंद हफ्तों पहले हमने चलाया था 18,000 रुपये सैलरी, वो घर कैसे चलाए? हम बात करते हैं मदीने की रियासत की, हम इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनते रहे कि हम निचले तबके को ऊपर लेकर आएंगे, हम दरमियाने तबके को खुशहाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो महंगाई का एक सैलाब है और लोगों की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और बहुत ही अच्छी चीज़ आपने ये दिखाई है, दिल फटता है ये देख के, मगर हमें ईमानदार और गैर जानिबदार होकर इसका तज़किया करना है और मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के इसका तज़किया करता हूँ। देखें, हमारा डॉलर जो है वो तकरीबन 38 से 40% पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में ऊपर गया है। अगर के हम जो कमोडिटीज़ हैं उनको इंपोर्ट भी कर रहे थे तो 38 से 40% ऊपर जाने चाहिए थे वो प्राइसेस। वो 250, 300, 400% ऊपर कैसे गए? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये वो लोग हैं जो होलसेलर्स हैं और गरीबों की दुकानों पर ये जो बेचारे साहब आप दिखा रहे थे, ये तो एंड सेलर हैं इन चीज़ों के। टमाटर हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे थे ना, अगर इंपोर्ट कर भी रहे थे तो
उसकी प्राइस 40% ऊपर होनी चाहिए। सारे के सारे पेस्टिसाइड्स हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे थे ना, चले मैं मान लेता हूं वो इंपोर्ट कर भी रहे थे, तो 40 से 50% उसकी प्राइस ऊपर होनी चाहिए, 400% तो नहीं। ये कौन कर रहा है? यहां पर मैं हुकूमत को कसूरवार ठहराता हूं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है लोएस्ट लेवल के ऊपर इन जखीरा अंदोजों को पकड़ कर जेल में डालने का। ये सिर्फ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आप सारे प्राइसेस के आइटम्स की प्राइसेस निकालें, उसके रॉ मटेरियल की प्राइसेस निकालें, तो अगर देखिए खुदा न करे मुल्क का दिवालिया तो नहीं हुआ हुआ है ना, हमारे पास अभी भी 17-18 बिलियन डॉलर्स रिजर्व्स में पड़े हुए हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं। तो ये जो जखीरा अंदोजी उन अशिया पे हो रही है जो पाकिस्तान में बनते हैं और ग्रो होते हैं, टमाटर, आलू, दूसरी चीज़ें जो हैं जो गरीब खाते हैं, चावल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज आ रही है चावल में तो उसके एक्सपोर्ट टेम्परेरी बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम पहले आने चाहिए और दूसरे बाद में आना चाहिए। एक कोई मैकेनिज्म तो हो इन प्राइसेस वालों को चेक करने का। हुकूमत वक्त जो आड़ती से जो सब्जी मंडी, जो मेन सब्जी मंडी होती है जहां से खरीद के लेकर आते हैं, वहां के छापे मारे, मगर जो छापे मार रहे हैं वो भी चोर है। तो जो छापे मार रहे हैं वो भी पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सूबाई हुकूमतों के काम है, लेकिन सूबाई हुकूमतें नैब में फंसी हुई हैं, उलझनों में फंसी हुई हैं, गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज है। लेकिन इन चीज़ों के हल के लिए मदीने की रियासत के अलमबरदारों को भी तो कुछ करना होगा। मेरे साथ PTI के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं। ये आपने देखा बसरा साहब, ये जो सूरत हाल है महंगाई की, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ आज हमने बहुत बड़ा दिन है आज सारे मुसलमानों के लिए, ईद का दिन है, जश्न ईद उल मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, हम मदीने की रियासत की बातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम उस तरफ चल पड़े, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ना बच सके, लेकिन बुनियादी चीज़ें हम जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका जिक्र मीर साहब भी कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नेंस नहीं है, उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं है, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर नाअहली है, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बसरा साहब, फैसल भाई, सबसे पहले तो बिल्कुल जश्न ईद मिलादुन नबी पाकिस्तान में क्या दुनिया में बसने वाले कोने कोने में हर मुसलमानों को मुबारक हो। आज का बहुत ही अहम दिन है। दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कही कि आज के दिन के हवाले से हम देख लें या रियासत मदीना की बात करते हैं या मुसलमान होने की बात करते हैं, तो हमें आवाम के लिए बेहतरी लानी है, हमें आवाम को सहूलियात देनी है। महंगाई की वजह से लोग जाहिर है परेशान है, बेरोजगारी भी है, इसका बिल्कुल हुकूमत को इदराक है। फैसल भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम, हुकूमत भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। टमाटर 350 रुपए किलो हो गया। बसरा साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो पहले मान रहा हूँ, मैं तो मानने के बाद आगे चला हूँ, कोई इफ एंड बट नहीं कहा मैंने, कोई दाग गीगे वाली बात नहीं कर रहा। फैसल भाई, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, यकीन माने कि हुकूमत अपने हर लेवल पे, खास तौर पे चूंकि दुनिया पाकिस्तान के लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं इमरान खान से, स्टेटस को के खिलाफ उन्हें वोट दिया है। हमारे लिए भी सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यही है कि हम किस न किसी तरह ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को रिलीफ मिले। लेकिन फिर वही कहूँगा कि ये जो 70 साल आप लगे हैं इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, लोगों का बेड़ा गर्क। बसरा साहब, टमाटर के प्राइस, चावल के प्राइस, अदरक के प्राइस, ये तो मैनेजमेंट फौरन चाबी यूं करेंगे चेंज हो जाएगा। इसमें 70 साल वाला मामला क्यों ले आते हैं आप कि पिछली गवर्नमेंट ने यूं कर दिया वो कर दिया। अब आपके पास चार्ज है, आप हैं वारिस, आपने सब कुछ करना है, हुकूमत आपकी है, आपने लोगों को डिलीवर करके देना है। इस महंगाई से आपने लोगों को निकालना है। ये आड़ती वाड़ती जो कमीशन खा रहे हैं इसको तो आपने ठीक करना है। क्यों 70 साल नवाज शरीफ को खींच रहे, जरदारी को खींच रहे इसमें? फैसल भाई, आपने अहम नुकता उठाया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हमारी बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी नाअहली है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने खबर एक देखी होगी चैनल्स पे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है वहाँ पे जो शिकायत आती हैं इन्हीं मामला के मुतालिक, उसकी भी उन्होंने नोटिस लिया है कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा। फिर मैं वही आपको अर्ज करूँ, कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को, ख़ास तौर पर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो तालीम है, वो सेहत है, पीने का पानी है, कम अज़ कम इन चीज़ों में वो हमारे जो आवाम है इस वक्त, तो जो UNO की रिपोर्ट के मुताबिक जो हालात हैं वो तो बहुत बुरे हैं। ख़ास तौर पे देखें, गरीब तर है और दरमियाना तबका भी पिछड़ा है
उसके लिए मैं फैसल भाई फिर कहूँ, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तहान है। लोगों की तवक्कुआत एक तरफ है। बस साहब मैं चाहता हूं कारी उस्मान साहब का भी इसमें टेक लूं। कारी उस्मान साहब, महंगाई किस सतह की है, क्या मुसीबत है? मैंने आपको एक दुकानदार दिखाया जिसकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी। कारी साहब, ये मदीने की रियासत में जो लोग कुचले जा रहे हैं, महंगाई से कुचले जा रहे हैं, ये इसके लिए भी तो आप आवाज उठाएं जो धरना आपने दिया हुआ है। फैसल भाई, हम तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे एजेंडे में हैं और हम आया दिन रोज़ाना जो हमारे यहाँ से मुतालबात हैं, मसाइल हैं, आवामी मसाइल के लिए हम बैठे हैं, इन्हीं पर हमारे यहाँ बात हो रही है। और हर वक्त जो है हम कह रहे हैं, जहाँ तक बात फिर वहीं आती है और फिर आपस में लड़ पड़ेंगे। चूँकि अभी मीर साहब ने 2-4 बातें की हैं कि आप वहाँ कंटेनर पे जो कुछ कह रहे हैं, मैं कहूँगा मीर साहब से कि मीर साहब, हम बग़ैर दलील के कोई बात नहीं करते हैं। हम जो भी बात करेंगे, एक तो हम झूठ नहीं बोलेंगे और न बोलते हैं, हम जो भी बात करते हैं हम बाकायदा हमारे पास हम उसके प्रूफ और दलील से बात करेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इस वक्त महंगाई कितनी ज़्यादा है और रोज़ाना किस तनासुब से बढ़ रही है, तो इस पर फिर वहीं आकर सुई अटक जाती है कि आखिर मदीने की रियासत सिर्फ ज़बानी है या आमली तौर पर उसका कुछ करना है। अगर अमली मुजाहरा होता तो महंगाई ये तो एक हाथ के हाथ बढ़ रही है, ये तो कोई पुरानी हुकूमत। साहब मैं वक्फा ले रहा हूँ, वक्फे के बाद मैं यहीं से शुरू। आपसे ये जानना ज़रूरी है कि अब अगला इक़दाम क्या होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का? ये धरना किस समझाएगा? और मीर साहब से गुफ्तगू इस मौजू पर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम महंगाई में कमी फ्यूचर में देख रहे हैं या नहीं इस वक्फे के। इस्लामाबाद में फजलुर रहमान साहब आज खिताब फरमाएंगे, धरना जारी है। आज क्या कहते हैं वो, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हिंदुस्तान में कल हुई और पाकिस्तान में भी कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। राहदारी खोल दी गई करतारपुर की, लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर कहीं पर भी कोई ख़बर नहीं थी करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक, इमरान खान साहब के ख़िताब से मुताल्लिक। हज़ारों लोग मौजूद थे। गुरुद्वारा करतारपुर का दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो बना दिया गया, उसका इफ्तिताह हो गया, लेकिन इंडिया मीडिया पे एक भी खबर, एक झलक भी नहीं। लेकिन अगर उनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर जाया जाए, उनके हेडलाइंस पे जाया जाए, तो बिल्कुल ऐसा तासुर दिया गया कि मोदी ने उसका इफ्तिताह किया है। ये देखिए आप, मोदी ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया है। टाइम्स नाउ ऑफिशियली कहता रहा, हेडलाइंस चलती रही। मैं रात को बहुत तफसील से देखता रहा, एक एक मीडिया, एक एक अखबार, कहीं पर इमरान खान साहब के से मुताल्लिक कुछ नहीं, सिवाय इसके कि मोदी का एक शॉट चलाया गया, तकरीर की गई कि इसमें इमरान खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन पूरा ब्लैकआउट कल की तकरीब का। और जो पहले नंबर पर खबर रही, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही, वो जो मुसलमानों के लिए गम और गुस्सा जिससे मुतालिक हिंदुस्तान में बहुत है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, वो बाबरी मस्जिद से मुतालिक फ़ैसला आया। राम मंदिर कायम होगा, तामीर होगा। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। अदालत के अंदर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील थी, जिसके ऊपर 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फ़ैसला दिया। जो गुस्सा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कहा, किस तरह उन्हें मुसरत किया, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि कारी उस्मान साहब उसके ऊपर ज़रूर तरजीह दें। लेकिन अवैसी साहब क्या कहते हैं? कारी साहब, फ़र्ज़ कर लेते हैं आसान सा, मस्जिद का मामला तो बड़ा जज्बाती और बड़ा एक वो वाला है, लेकिन आम सा, आपका घर है, आपके घर पे एक हमला किया जाए, मैं मिसालतन कह रहा हूँ, ये हमला किया जाए, तोड़ दिया जाए, आप अदालत में जाएं और अदालत में जाएं और अदालत फैसला करे, जिसने घर तोड़ा है घर उसी को दे देते हैं। आप ज़मीन और ले लें, आपको हुकूमत ज़मीन दे देती है 5 एकड़ की। ये फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर RSS के जजेस बैठे हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए जी, इससे पहले एक तो आधा घंटा हो गया कि आपने होड़ पे बिठाया हुआ है कि वक्फा है, और फिर बहरहाल जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक़ है, जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त भी पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे कंडम किया था और इसको हिंदुस्तान की
दुरंदगी करार दिया था, जुल्म बर्बरियत करार दिया था। आज भी यानी कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे भी दुनिया भर के मुसलमान इससे मुस्तरद करते हैं, और चूँकि ये गलत फ़ैसला है, ये भारतीय हुकूमत के इमा पर फैसला दिया गया है। और दूसरी बात ज़ाहिर है कि मस्जिद है, हम अज़रोए शरीयत, इसको चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो जो उसके लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, या दुनिया के किसी भी कोने का कहीं भी हो, जब मस्जिद एक दफ़ा बन जाती है फिर तहत सरात से लेकर अर्श मुअल्ला तक ये पूरा हिस्सा मस्जिद का होता है। किसी भी सूरत में ये फ़ैसला जो है वो मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, और इस पर दुनिया भर में इसको मुस्तरद किया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। हम भी समझते हैं कि ये एक गलत फ़ैसला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ अफसोस की बात ये है कि ये बड़ा एक अजीब सा, इसको आप क्या कहेंगे, मैं तो हुस्न इत्तेफाक नहीं कहूँगा, मैं तो मंसूबे का हिस्सा कहूँगा कि उसी 9 तारीख को करतारपुर में हम जाके हम वहाँ रास्ता भी खोल रहे हैं, और उसी तारीख को मुसलमानों के बिल्कुल सही कह रहे हैं कारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दोनों पॉइंट आ गए, बहुत अहम। बसरा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? अचानक से इत्तेफाक है कि उसी दिन राहदारी खुल रही है, उसी दिन एक ऐसा फैसला आ रहा है, ये कैसा फैसला है बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक? नहीं जी, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इट वाज ऑल प्लान्ड। मैं समझता हूँ कि जो मोदी ने भारत को पूरे कब्जे में कर लिया है, और हिंदुत्व की जो इस वक्त पॉलिसियाँ हैं, जो आरएसएस की पॉलिसियाँ हैं, वो भी तमाम इदारे भी इसकी लपेट में है। आप अंदाज़ा कीजिए कैसे ये इत्तेफाक हो सकता है कि करतारपुर बॉर्डर का तो इफ्तिताह आज से नहीं, काफ़ी दिन पहले अनाउंस हुआ था, अब उसकी ऑल ऑफ सडन डेट अनाउंस कर देना, उसकी सिर्फ एक ही रीज़न थी कि मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा स्टेप लिया है पाकिस्तान ने। मैं जितने भी होली मुकामात होते हैं उनके लिए, सिखों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक दिन था, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने प्री प्लान्ड है। मीर साहब, आप क्या कहेंगे? ये हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा फैसला आना, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आना, लोग कहते हैं आरएसएस के नजरिए वाले जज साहिबान बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा प्लान करके ये सब कुछ किया, और ऐसे मौके पे किया जब पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देने की कोशिश की, सारी दुनिया को राहदारी खोली, और उस दिन ये फैसला आया। मीर साहब। फैसल, मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे ख्याल में इंडिया में मोदी का आना रहमत है पाकिस्तान के लिए। ये रहमत, जो काम हम 100 साल में नहीं कर सके, ये खुद अपने मुल्क के साथ कर रहा है। जो काम हमारी एजेंसीज नहीं कर सकी, ये खुद अपने मुल्क के साथ कर रहा है। पूरी दुनिया को 3 साल पहले आइसोलेट करने चला था, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और इंडिया पे सिवाय थू के कुछ नहीं हो रहा। उनकी इकॉनमी को फिच रेटिंग ने और मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है। इस वक्त वो अपनी इकोनॉमी को भी नहीं संभाल सक रहे हैं। हमारे यहाँ हम टॉलरेंस दिखा रहे हैं, हम करतारपुर खोल रहे हैं, वहां पे हमने उसी करतारपुर पे जिस पे 1971 में इन्होंने बॉम्ब गिराए थे, हमने अपने पैसे से बना के हमने अपने सिख भाई और बहनों के लिए दे दिया। और वो जहां पर हमारी मस्जिद पहले से बनी थी, उसको शुक्रिया मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब। एक और ब्रेकिंग स्टोरी है, और ब्रेकिंग है कि कराची के जो मुख्तियारकार हैं, जिनके पास कराची की ज़मीनें होती हैं, उनका छुट्टी के दिन ट्रांसफ़र हुआ है। 8 के करीब मुख्तियारकार हैं जिनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। ये नोटिफिकेशन देखें, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये 8 मुख्तियारकार हैं जिन्होंने ज़मीन रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिनके पास रिकॉर्ड होता है। ये आप देख रहे होंगे, मसूद अहमद साहब हैं, मुख्तियारकार हैं, उनको तब्दील किया गया है। 16 ग्रेड के ऑफिसर हैं। काजी शाहिद साहब, काजी शाहिद परवेज़ साहब हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू के, उन्होंने ये ट्रांसफ़र्स किए हैं। और ये छुट्टी के दिन हुए। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि
छुट्टी के दिन आप ट्रांसफ़र करें। नॉर्थ इस्लामाबाद का मुख्तियारकार तब्दील किया गया है, डिस्ट्रिक्ट मलीर का मुख्तियारकार तब्दील किया गया है, गुलजार हिजरी का मुख्तियारकार, ये सारे वो ज़मीनों के जो कराची में मामला चल रहे हैं उससे मुतालिक हैं। शाहिद इतोई साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद इतोई साहब, ये छुट्टी के दिन मुख्तियारकारों का तब्दील होना, मुख्तियारकार की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, होता तो सोरा ग्रेड का है, लेकिन सारे ज़मीनों की हेर फेर, आगे करना, खाते चेंज करना, ये करना सब इसके हाथ में होता है। ये आखिर छुट्टी के दिन ये 8 मुख्तियारकार क्यों तब्दील किए गए हैं? फैसल साहब, ये सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खासतौर पर लैंड यूटिलाइजेशन का जो महकमा है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन दानिश सईद साहब जिस वक्त जेल में हैं, इससे पहले जो सेक्रेटरी थे आफ्ताब मेमन साहब वो भी जेल में हैं, और कुछ 2 महीने पहले वज़ीर आला सिंध ने इंक्वायरी बिठाई थी, एंटी करप्शन को कार्रवाई करने के लिए कहा था। लैंड यूटिलाइजेशन का पूरे सेक्रेटरीट तब्दील कर दिया गया था, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और नीचे तक सारे, और अभी तक लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा जो है वो फंक्शनल नहीं हो सका है। किसी को सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया गया है, दफातर पे ताले लगे हुए हैं, और इसी तरह नीचे मुख्तियारकार तक बहुत मामलात में गड़बड़ है। शाहिद साहब, काजी शाहिद साहब जो हैं बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं, इन्होंने ये ट्रांसफ़र किए हैं। मैं तो ताज्जुब में यूँ कि कर सकते हैं, पीर को मंगल को करें, ये छुट्टी के दिन क्यों कर देते हैं ट्रांसफ़र? ऐसा कौन सा दबाव है, कहाँ से आ रहा है दबाव? फैसल साहब, ये लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा ना वज़ीर आला के पास है, ना सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अख्तियार में कुछ चीजें हैं, ऊपर से सारा कुछ हो रहा होता है। ऊपर से कहाँ से? अचानक जो है, ये तो हफ्ते वाले दिन की है, एतवार वाले दिन भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। नहीं शाहिद साहब, ऊपर वाला कौन, कहाँ से ऊपर से ट्रांसफर होते हैं? जी, मैं मतलब वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ही सारा कुछ हो रहा है, और मुख्तियारकार जो है वो कहते हैं कि वजीर से भी ज्यादा, सेक्रेटरी से भी ज्यादा ताकतवर आदमी होता है। अगर वज़रा को भी काम कराना होता है तो मुख्तियारकार के थ्रू कराते हैं, उनसे कहते हैं कि जी हमारा काम करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इतोई साहब। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर जहाँ ज़मीनों के बड़े हेर फेर के मामला है, नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, बहरिया टाउन के अंदर आपने ज़मीनों के मामला देखे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, कराची की अहम तरीन लैंड के जो रखवाले हैं मुख्तियारकार, उनकी तब्दीली हुई है, और छुट्टी के दिन नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। और शायद तो साहब तो ये कह रहे हैं कि ये सीएम के बस की बात नहीं है, सेक्रेटरी के बस की बात नहीं, ये ऊपर से हो रहे हैं। ये ऊपर वाले कौन है? जेल में होने के बाद भी ऊपर वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करवा रहे हैं। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।